Hello friends, welcome to my channel. Hi, this is Shivani. In this channel, I will get you all the questions related to NCERT and all exercise questions. This is my first video, to keep your love and support on me. If you like my session, then please like and subscribe. Okay? In this video, we are going to discuss about the numbers. Numbers. Any numbers you can possibly conceive of, think up are called numbers. Like 1, 2, 3, 4 जो भी हम लोग सोचते हैं, जो भी नंबर्स मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सारे नंबर्स वही तो नंबर्स है ना. सो नंबर्स, सम नंबर्स आर रियल्स एंड सम नंबर्स आर इमेजिनरी. ओके, सो रियल नंबर क्या है सबसे पहले ये समझ लेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा एनसीईआरटी का है वो हमारा रियल नंबर पे बेस्ड है. ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे रियल नंबर्स. तो ऑल द नंबर्स दैट यू आर यूज इन एवरी डे इन योर लाइफ इट्स कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है, मैथमेटिक्स में जितने भी वो हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं वो सारे नंबर्स क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स कहेंगे. ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हम लोग सोच सकते हैं वो सारे जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, अब क्या है हमारा दूसरा है वो है इमेजिनरी. इमेजिनरी नंबर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज़ काल्पनिक. इसको हिंदी में काल्पनिक नंबर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, आई नो, संख्या या काल्पनिक संख्या कहते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे √4. ये हमारे पूरे जो भी मैथमेटिक्स में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करता. ये सारे नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स, जो भी नेगेटिव इंटीजर है उसको √, का उसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं बता पाएंगे, ये अनडिफाइंड होते हैं. ठीक है, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं, लेट्स गो टू बैक टू रियल नंबर्स. सो रियल नंबर क्या होते हैं, इसको भी कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में. एक हो गया रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स. ओके, सो रैशनल नंबर्स जो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं प्रीवियसली, जो भी पढ़ चुके हैं, वो क्या है, पी और पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, और सेकेंड इसमें क्या एक कंडीशन थी, जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. राइट, यही तो हमने पढ़ा है 9th क्लास में. ठीक है, तो और इसी के जस्ट अपोजिट होता है वो इरेशनल नंबर्स, जो पी और क्यू के फॉर्म में नहीं होता है तो वो इरेशनल नंबर्स कहलाता है. ठीक है, तो हम लोग इसकी डीप इसके थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको सिर्फ छोटा ओवरव्यू ले लेते हैं. ठीक है, अब रैशनल नंबर्स को भी बहुत सारे सबसेट्स हैं, जैसे फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ये सारे होते हैं. ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि इंटीजर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर. ये हो गया 1 से लेकर 3 तक जो भी है, जिसमें कोई भी सैम्पल्स का यूज़ नहीं किया, और ये सारे जो हो जाएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके, होल नंबर्स के बारे में बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, एंड जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 1 से. ओके, आगे बढ़ते हैं. और जैसे हमने बताया है व्हाट इज़ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आर जस्ट लाइक अ नंबर्स, जैसे 1, 2, 3 मैंने बता दिया है आपको. सारे जितने भी रियल नंबर्स जो भी हम लोग सोच सकते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स. ओके, नियरली एनी नंबर्स यू कैन थिंक ऑफ इज रियल नंबर्स. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. रियल नंबर इज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन द लाइन. लाइन किसकी बात करें, नंबर लाइन के बारे में. ठीक है, नंबर लाइन जिसमें 1 से लेकर 10 आगे तक सो ऑन जो भी ये रहता है, और फिर यहाँ से इधर से जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर जितने भी होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, जो हमारा रियल नंबर होता है उसको डिनोट करते हैं R से. The real number system has many subsets like natural number, whole number, integers, rational numbers and irrational numbers. ठीक है, अब एक एक करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर. ठीक है, all counting numbers
which start from 1 are natural numbers, right? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर आर द सेट ऑफ द नंबर दैट इंक्लूड 0 प्लस द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। मतलब हम लोग जो भी नेचुरल नंबर क्या पढ़े हमने नेचुरल नंबर पढ़ा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसमें सिर्फ हमको क्या इंक्लूड करना है? 0, ओके। 0 के बाद जितने 0 से स्टार्ट करना है नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है 0 से स्टार्ट किया है और इसको 5 तक लेके गया और सो ऑन जितना भी नंबर सोच सकते हैं आप, ठीक है। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको समझने की कोशिश ताकि आपको ये ज़्यादा याद रहे। तो 1 से स्टार्ट किया है तो नेचुरल नंबर एंड 0 से स्टार्ट किया है तो सारा होल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर्स आर द नेचुरल नंबर्स विद 0 एंड देयर नेगेटिव वैल्यूज़, ठीक है। ये यही तो है ना कि हमने क्या किया, जो भी नंबर्स है 1 2 3 4 जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स है, अब हमने क्या किया? नेगेटिव वैल्यूज़ को भी ऐड कर दिया। अब नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड ऑन करने के बाद वो सारे क्या बन गए? इंटीजर्स, ओके। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ओके। रियल नंबर कैन बी क्लासिफाइड आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, ओके। ए और जो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो P और Q के फॉर्म में हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। पर इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो Q का वैल्यूज़ होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर Q का वैल्यू 0 हो तो क्या हो जाएगा? वो अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/0, 1/0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। इसको वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो जाएंगे? इसको ध्यान में रखना है कि रैशनल नंबर्स में P और Q के फॉर्म में लिखना तो है लेकिन Q की वैल्यू क्या होगी? वो 0 से 0 नहीं होनी चाहिए, ओके। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कांट बी एक्सप्रेस एज अ रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स, ठीक है। और ये जो होंगे वो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे, मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स है उसके छोड़ के जितने भी नंबर्स बचेंगे वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और सिंपल से अगर समझना चाहें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि सेट ऑफ द नंबर्स दैट जो भी हमारा जो इंटीजर्स होते हैं, 2 इंटीजर जैसे 2 एंड 3, ये जो 2 इंटीजर्स को रेशियो में अगर लिखते हैं, ठीक है, तो वो तो बन जाएगा रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यही तो बोलना है, यही तो समझना है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ क्या बोला था? एनी इंटीजर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एनी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि Q की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट क्या है? हमारा इरेशनल नंबर्स है। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान देखेंगे, इरेशनल का एक हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे √2, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.4142135623 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता ही जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को बस ये, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, एक सेकेंड। चलिए अब और भी एग्जांपल्स लेके मैं थोड़ा समझा देती हूँ। √2 की बात करें तो √2 में क्या होता है? वैल्यू जैसे मैंने बताया कि इसको इस तरीके से तो मैंने डेसिमल फॉर्म में लिखा, साथ ही साथ अगर मैं इसको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखती तो इसको क्या लिखा था? 665,857 डिवाइडेड बाई 470,832, ओके। सो ये सारे को अगर इसको डिवाइड करूँगी भी तो इसका जो आंसर होगा वो क्लोजली आएगा, ठीक है। देयर आर वेरी क्लोज बट नॉट इक्विवेलेंट। इसका जो आंसर होगा वो कभी भी इक्विवेलेंट नहीं आएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी रैशनल नंबर्स होंगे उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक्यूरेट नहीं आती। इसीलिए इसको आपने सुना होगा पाई का नाम,
ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है, 159 और नेवर एंड, उसके बाद जितने भी है उसका सो ऑन चलता ही जाता है। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि जो भी हमारी जो रैशनल नंबर्स की वैल्यू होगी वो इसी तरीके से क्या होती है, क्या कहते हैं, एक पैटर्न को फॉलो नहीं करती, ठीक है। जैसे अगर इसका मैंने बताया था, जैसे जो भी नंबर्स लेते हैं, जैसे ज़ीरो, अगर मैंने नंबर कोई लेती हूँ, ओके, सो अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 0.12415549555, ओके। सो ये सब जो भी है ये इसके कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी पैटर्न फॉलो जो पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं ना, वो क्या होंगे, ये इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यही चीज़ को, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर्स की, अगर इसके वैल्यूज लो, चाहे मैं मान लूँ कि 1/3 ले रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3333 एंड 3, ये कोई पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। और जो भी इस तरीके के नंबर होते हैं जो पैटर्न्स को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, तो बात हो गई। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो टर्मिनेटिंग, जैसे मैंने बता दिया, देयर आर ऑलवेज द एक्सप्रेस बाय द यूजिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हमने एक एग्जांपल अभी तो जस्ट लिया था, और एक एग्जांपल और लेके मैं बता देती हूँ। 1 अगर 9 को लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा वैल्यू 0.1 बार, या फिर मान लीजिए 0.1111, ये सो ऑन चलता ही जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारी रैशनल नंबर कहलाएगी। और मैंने सेम चीज़ बताया, ये कोई जब कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है, तो ये क्या हो रहा है, देखिए पैटर्न को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, देयर इज़ नो पैटर्न, ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक है वो है यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा, या फिर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, या फिर यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे लेमा और एल्गोरिदम की बात कर ले, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। सो बिफोर दैट वी had to understand the concept of Euclid division theorem or a lemma, okay. So algorithm is basically क्या है कि एक steps को follow कर रहे हैं। An algorithm is a series of well defined step which gives procedure for the solving of types of problems, okay. एंड लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो हम लोग क्या करते हैं, अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं वो लेमा का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आपको समझना हो एल्गोरिदम को, जैसे एक चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय में बनाने की कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे पहले हम लोग डाले पानी, फिर पानी के बाद चाय पत्ती, फिर दूध, इस तरीके से चलता जाता है। तो ये कुछ एल्गोरिदम को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में, हम होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करें। यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम दोनों ही क्लोजली इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या पढ़े थे कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू द डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। यही तो पढ़ा था हमने यही चीज़ तो पढ़ते आए हैं 9 से, ठीक है। वही चीज़ को यूक्लिड ने भी कुछ नई बात नहीं कही, बस वो जो भी स्टेटमेंट जब पहले से हम लोग जानते थे उसको फिर से एक नए रूप में उसको प्रेजेंट कर दिया। यूक्लिड का कहना क्या था, इसको समझिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि ए और जो बी है ये कोई इंटीजर है, ए और बी कोई इंटीजर है, और जो ए है वो बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या था, ए और बी, ए जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा बात उसने क्या की थी कि जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 के बड़ी होनी चाहिए और 0 के इक्वल टू होनी चाहिए, और जो डिवाइज़र होता है वो हमेशा ही कम होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें बात कही थी। अब हम लोग जो पुराने ट्रेडिशन मेथड में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उससे थोड़ा सा समझने की, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, जैसे 2 को डिवाइड करते हैं हम लोग 15 से, ओके। 15 से डिवाइड किए तो 7 एंड यहाँ पे 14 और रिमाइंडर बचा 1, तो ये क्या हमारा हो गया, 7 क्या हो गया हमारा, जो 7 हो गया वो हमारा हो गया क्वोशिएंट, ओके, ठीक है।
और ये जो हमारा जो 15 है वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेंट। क्या कहलाता है, डिवाइडेंट। ठीक है, इसको कहेंगे डिवाइडेंट। ओके, एंड 2 क्या कहलाएगा, डिवीज़र। क्या कहलाएगा, डिवीज़र। ओके, ये डिवीज़र कहलाएगा। इसको अच्छे से समझ लेंगे। और जो 1 होगा वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। और इसी को क्या किया है, जो यूक्लिड ने कह दिया, इसको जो डिवाइडेंट है उसको उन्होंने ए से डिनोट कर दिया। क्या कह दिया, ए से डिनोट कर दिया। और डिवीज़र को क्या कर दिया, किससे डिनोट किया, डिवीज़र को डिनोट किया बी से। ओके, ये बी से डिनोट कर दिया। आर तो आर्स को, रिमाइंडर को, और क्यू हमारा क्या हो गया, डिनोट कर दिया, क्यू क्वेश्चन को क्यू से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन एनी कंडीशन जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो लेस देन डिवीज़र होगी, बट रिमाइंडर कैन बी 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा हमें बेटर समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको अच्छे से समझ लीजिए, यही तो कह रहा है। देखिए इसको अच्छे से स्टेटमेंट को समझिए। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एक क्या बोला इसने, एक यूनिक इंटीजर, या और जो ए होगा वो बड़ा होगा, मैंने बता दिया ए जो होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन बी। ठीक है, और यही चीज़ को यहाँ पे इन्होंने एक जो हमने पढ़ा था, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए जो होगा हमारा क्या होगा, ए होगा डिवाइडेंट। ओके, और ये होगा बी डिनोट्स क्या कर रहा है, डिवीज़र। ओके, एंड क्यू तो क्वोशिएंट है। ठीक है, और आर जो है रिमाइंडर। सेम चीज़ें तो हमने ट्रेडिशनल मेथड में भी सेम चीज़ें पढ़ी है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है HCF है, और 113 और 17 है। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या देखना है, स्टेप 1 में क्या देखना है, स्टेप 1 में हमें देखना है कि A जो है वो B से बड़ा होना चाहिए। तो A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 13, और B जो हो जाएगा वो हमारा 17। ओके, चलिए पहले हमने इसे ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे हमारे यूक्लिड ने क्या कहा था। ठीक है, 70 और 113। ठीक है, इसको 6 टाइम जाएंगे तो क्या हो जाएगा 106। ठीक है, तो यहाँ 7 बचेगा रिमाइंडर में, और ये 7 क्या हो जाएगा हमारा डिवीज़र हो जाएगा, और 17 जो हमारा यहाँ वाला है वो डिवाइडेंट के तौर पे यहाँ पे चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। 14 रिमाइंडर क्या बचा 3, फिर ये जो हो जाएगा हमारा 7 जो है वो डिवाइडेंट बन जाता है, और डिवाइडेंट बचा तो इसको 2 टाइम्स में जाएगा, और ये 6 और 1 बचा। और अभी भी जब तक मैं इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यही तो करते हैं हम लोग, 3 एंड ये 3 एंड 3, और इसका रिमाइंडर क्या बचा 0। राइट, तो अब क्या हो गया, हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 हो गया, और हमारा जो HCF क्या होता था, ये वाला जो पार्ट होता, लास्ट जो होता था पार्ट, वही तो हमारा HCF होता था। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो अब यूक्लिड के जो पॉइंट ऑफ व्यू हो उसको समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए यूक्लिड के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। यूक्लिड ने क्या कहा था, ए जो होगा वो बी से बड़ा होगा, तो हमने वैसे ही किया था, 13 बड़ा लिया था, और 17 जो छोटी वाली संख्या है वो एज अ डिवाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया। तो क्या था उसका अप्लाई करने का क्या तरीका था, क्या था, डिवाइडेंट विल बी इक्वल टू द डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज़ें थी। तो अब हम लोग का क्या है कि जो ये हो गया हमारा डिवाइडेंट, और ये डिवीज़र, ये क्वोशिएंट, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, ये R है, ये हमारा Q है, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिवीज़र, और ये हो जाएगा डिवाइडेंट। ओके, अब ये जो हमारा जो ये डिवीज़र है वो हमारा डिवाइडेंट बन जाता है। ठीक है, हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा डिवीज़र। ठीक है, और जो ये हमारा इसी तरीके से क्या है 11 जो हमारा फिर से क्या बन जाएगा डिवाइडेंट, और 6 क्या बन जाएगा जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा डिवीज़र। इस तरीके से चलता रहेगा, और ये स्टेप को हम लोग को फॉलो तब तक करना है जब तक जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 ना आ जाए। तो हमारा जो रिमाइंडर अब लास्ट वाले स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है,
और मैंने भी यही बोला कि जो हमारा लास्ट डिवीज़र जो होगा, डिवीज़र, लास्ट डिवीज़र इसमें क्या था हमारा 1, तो ये जो लास्ट डिवीज़र होगा वो हमारा क्या हो जाएगा HCF। ओके, तो आप होप सो आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया और तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट के वीडियो में मैं इससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच। सो अभी तक प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।